यू टर्न। मनमोहन जी बोले चलो वापस भारत, जब अंग्रेज मैडम के इशारे पे लेफ्ट राइट करना है तो। तो ये स्थितियां होती है। मैं चाहता हूं एक बार पूरा सदन मिलकर तालियां बजाए, क्योंकि अभी लोगों का आना जाना लगा हुआ है। आपकी तालियां हमें बताएंगी आपकी जीवंतता को। मोदी जी के लिए कह रहे थे कि मोदी जी ना तो किसी को बोलने देते हैं, ना किसी को बोलने देते ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, जब साहब ना तो संसद में विपक्ष हो ना घर में, तो मोदी जी बोलेंगे और कौन बोलेगा। मोदी जी के बारे में अभी बहुत से प्रधानमंत्रियों से तुलना हुई। कहा गया कि नेहरू जी के कपड़े विदेश से सिलकर आते थे और मोदी जी कपड़े सिलवाने भारत में आते हैं। इतना ही फर्क है अरुण भाई। मनमोहन जी साइलेंट मोड पे रहते थे और मोदी जी फ्लाइट मोड पे रहते हैं। बात वही है। राहुल गांधी भी साहब नेटवर्क दोनों में नहीं आता। हाँ, नेटवर्क दोनों में आता ही नहीं। राहुल गांधी भी क्या अद्भुत व्यक्तित्व है। पिछले दिनों कांग्रेस की छुट्टी करके खुद छुट्टी पे निकल लिए। बहुत अच्छे साहब कांग्रेस के इतने बुरे दिन कभी नहीं आए कि ज्योतिषियों तक ने हाथ देखना छोड़ दिया। अच्छा, अरुण जी तो आपके मध्य में आते रहे हमेशा, वो कई बार आ चुके हैं यहाँ पर, आप जानते हैं उन्हें अच्छी तरह। वो कितने लाजवाब आदमी है, कितने हाजिर जवाब आदमी है। भाई साहब आप भी बैठ जाइए, स्थान ले लीजिए अपना। हाँ, इधर से दरवाजा बंद कर दे, 2 लोग तो निकल लिए अभी अभी। बाहर निकलने वाला तो बंद ही कर दो, बहुत आ गए अब। तो अरुण जी को आप जानते हैं साहब, अनेकों माध्यमों से उन्हें जानते हैं। वो अद्भुत हाजिर जवाब आदमी है। पिछले दिनों हवाई जहाज में चढ़ रहे थे, तभी इनके कानों में आकाशवाणी हुई, इस हवाई जहाज में मत चढ़ना, ये क्रैश हो जाएगा। ये डर गए, रेल में चढ़ने लगे, फिर आकाशवाणी हुई, इस रेल में मत चढ़ना, ये पटरी से उतर जाएगी। ये फिर डर गए, बस में चढ़ने लगे, फिर आवाज आई, इस बस में मत चढ़ना, इसका एक्सीडेंट हो जाएगा। इन्होंने ऊपर की तरफ देखा और पूछा, भाई तू चीज क्या है जो मुझे बार बार टोक रही है। ऊपर से फिर आवाज आई, मैं एक रूहानी ताकत हूं जो हर हाल में तुम्हारी रक्षा करना चाहती हूं। इन्होंने तुरंत कहा, तो और रूहानी ताकत, तू उस दिन कहां मर गई थी जिस दिन मैं घोड़ी पर चढ़ रहा था। ये स्थिति हो जाती है साहब पति पत्नी संबंधों के तो मामले में। हाँ, मैं तो सच बता रहा हूं आपको, मेरा एक दोस्त है, बेचारा पति है। हालांकि बेचारा कह लो या पति कह लो, एक ही बात है। पिछले दिनों बहुत परेशान था, मेरे पास आया, बोला वेद भाई क्या करूं, पत्नी आजकल मेकअप पर इतना खर्चा कर रही है कि उसके मेकअप का खर्चा बर्दाश्त नहीं होता। तो मैंने कहा तू पत्नी को मेकअप का खर्चा मत दिया कर। बोला फिर बिना मेकअप के पत्नी बर्दाश्त नहीं होती। टेंशन एक थोड़ी है जी। वो एक पहुंच गया मेडिकल स्टोर पर, बोला जी जहर की शीशी दे दो। मेडिकल वाला बोला हम बिना डॉक्टर की लिखी हुई पर्ची के, बिना प्रिस्क्रिप्शन के किसी को जहर दे नहीं सकते। तो अगले ने जेब से शादी का कार्ड निकाल कर दिखा दिया। मेडिकल वाला रोते हुए बोला, अरे रुलाएगा क्या, बता छोटी शीशी दूं या बड़ी। दूसरे का दर्द बड़ी जल्दी समझ में आता है जी। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये बातें चलती रहती है पति पत्नी के संबंधों में, पर मेरे घर में ये दिक्कतें नहीं आती, क्योंकि मेरी शादी को लंबा समय हो गया। मैं तो अपने घर को ढंग से हैंडल कर लेता हूं जी। हाँ, मेरी पत्नी ने मुझसे पूछ लिया, क्यों जी मैं तुम्हारे सपनों में आती हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं तो हनुमान चालीसा पढ़ के सोता हूँ। मैं तो ऐसा टंटा पालता ही नहीं। पर फिर भी एक बात जरूर है, क्या आप कुछ भी बात कर लें पति पत्नी मामले में, जीत अंत में पत्नी की ही होती है, चाहे आप कितने भी अकलमंद हो। पिछले कुछ दिनों पहले मेरा जन्मदिन पड़ा, पत्नी मुझसे बोली कि जी मैं आपको बहुत अच्छा सा कोई गिफ्ट देना चाहती हूँ। मैंने कहा तू ये क्या गिफ्ट विफ्ट के चक्कर में पड़ती है,
बस इतना कर लिया कर, कभी कोई मेरा दोस्त मेरे घर आ जाए, कभी अरुण जेमनी जी मेरे घर आ जाए, उनके सामने इज्जत से बात कर लिया कर बस। अच्छा थोड़ी देर तो वो साहब सोचती रही और फिर बोली नहीं जी मैं तो गिफ्ट ही दूंगी। बड़ा अजीब हिसाब है जी। अच्छा आप तो जानते हैं हमारे देश में तो पति पत्नी में रात दिन झगड़े होते रहते हैं, कई बार गलत बात भी हो जाती है, पति पत्नी पर हाथ छोड़ देता है। यहाँ तो खैर 911 की सुविधा है। सुविधा तो वहाँ भी 100 नंबर की है, पर उसको भी बेचारी 99 तक ही जानती है पत्नी। दिक्कत ये है तो एक साथ पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो गया, पति ने गलती से पत्नी पर हाथ छोड़ दिया, उसने रिपोर्ट कर दी। समझदार पढ़ी लिखी थी, करनी भी चाहिए थी। पुलिस ले गई, अदालत में केस चला तो वकील ने उस आदमी की तरफ इशारा करके कहा कि जज साहब जो आदमी अपनी घरवाली को पीट सकता हो उसके साथ किसी तरह की हमदर्दी नहीं बरती जा सकती। तो वो आदमी कटघरे में से खुद ही बोल पड़ा, बोला जो आदमी अपनी घरवाली को पीट सकता हो ना उसे इन तुच्छी हमदर्दियों की जरूरत भी नहीं है। तो ये स्थितियां हो जाती है। तो मैं देखता हूँ इस मामले में साहब अटलांटा वालों का भी जवाब नहीं है कोई। वो संजीव अग्रवाल जी हमें कल से घुमा रहे हैं सारे शहर में। कल एक इंडियन मार्केट में ले गए, बोले भाई साहब इंडिया से तो बहुत कुछ लाते हो, यहाँ से भी लेके जाओ। मैं चला गया जी, उनके दोस्त की दुकान थी साड़ी की। मैंने कहा भाई साड़ी दिखा दो। साड़ी, दुकानदार भी गजब था, कहने लगा भाई साहब साड़ी भाभी जी के लिए चाहिए या कोई ढंग की दिखाऊं? ऐसा गजब मामला है यहाँ का। अच्छा देख रहा हूँ यहाँ पर तो बच्चे भी बैठे हैं। बच्चों के लिए तो मैं एक ही बात कहता हूँ, बच्चों का मतलब है बच्चों। हाँ इंटरनेट का युग है, पता नहीं वो क्या बात कह दे। वो मुझे ध्यान है, पति पत्नी रोमांटिक फिल्म देखकर घर आए तो देखा उनका बेटा बैठा हुआ टीवी देख रहा है। अब बाप ने किसी बहाने से बेटे को बाहर भेजने की सोची तो उसने कहा ये क्या तू रात दिन टीवी के सामने बैठा रहता है, इससे आंखें भी खराब होती हैं, पढ़ाई पर भी असर पड़ता है। ऐसा कर बाहर बालकनी में खड़ा हो जा, प्रकृति के लाइव नज़ारे देख कौन क्या कर रहा है और मुझे वहीं से बताते भी रहना। तो बच्चा बालकनी में चला गया और वहीं से उसने रनिंग कमेंट्री शुरू कर दी। बोला पापा गुप्ता अंकल तो मोबाइल पर किसी से बात कर रहे। बाप ने कहा ठीक, और बोला शर्मा अंकल पौधे को पानी दे रहे। बाप बोला ये भी ठीक, और कहने लगा चोपड़ा अंकल है ना वो तो कमरे में अंदर आंटी के पास है। तो बाप ने पूछ लिया अबे तुझे वो भी दिखाई दे रहे क्या? बच्चा बोला muझे वो तो दिखाई नहीं दे रहे, पर उनका बिट्टू भी तो बाहर बालकनी में ही खड़ा है। तो मैं तो ऐसे बिट्टुओं को पहले नमन कर लेता हूँ जी। हाँ मुझे याद है अरुण भाई ने पूछ लिया था एक बच्चे से, खुद ही बता रहे थे ये कि बेटे बताओ जिसे सुनाई नहीं देता उसे क्या कहते हैं? बच्चा बोला अंकल जिसे सुनाई नहीं देता ना उसे तो कुछ भी कहो। क्या फर्क पड़ रहा है? अच्छा मेरे एक दिल्ली के दोस्त ने और बताया जी, बच्चे तो बच्चे, लड़कियां तो कैसा जवाब दे देती है। क्लास में टीचर ने एक लड़की से पूछ लिया, छोटी बच्ची से, कि राम लक्ष्मण तो ठीक है पर सीता जी वनवास क्यों गई? तो लड़की शर्माते हुए बोली सीता जी के वनवास जाने में बहुत बड़ी सीख है, घर में 3-3 सास हो तो जंगल ही ठीक है। लीजिए कुछ बातें आपसे जुड़ने के लिए कही थी, अब मैं आपको कविता से जोड़ता हूँ और एक छोटी सी कविता से शुरुआत करता हूँ जो अमेरिका की पृष्ठभूमि से है। कुछ साल पुरानी घटनाओं से आप जुड़ेंगे तो आपको आनंद आ जाएगा। इस कविता में मैंने एक बात कहने की कोशिश की है कि आदमी दुनिया के बड़े से बड़े पद पर पहुंच जाए, अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाए, पूरी दुनिया को जीत ले, पर वो भाग्य से नहीं जीत सकता। देखिए आदमी चाहे अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाए पर मजे वो ही कर सकता है जिसके हाथ में मजे की रेखा है। क्या बात है? ये मैंने पिछले सालों ही देखा है। अब देखिए बुश और बुश के फादर बुश, अब देखिए बुश और बुश के फादर बुश दोनों ही अमेरिका के राष्ट्रपति बनकर भी ना खुश।
हाय इनकी भाग्य रेखा, मैंने ऐसा सड़ियल मुकद्दर भी किसी बाप बेटे का नहीं देखा। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। हाय इनकी भाग्य रेखा, मैंने ऐसा सड़ियल मुकद्दर भी किसी बाप बेटे का नहीं देखा। एक को मिला मूंछों वाला सद्दाम, दूसरे को दाढ़ी वाले लादेन के साथ दाढ़ी वाला सद्दाम। नसीब बिल्कुल ही दगा दे गया, बीच में मोनिका आई थी, उसे क्लिंटन ले गया। और काला रंग हमारे देश में बुराई के रूप में जाना जाता है, बुरे कामों के लिए प्रयोग किया जाता है मुहावरों में, लोकोक्तियों में। वहां से दूसरी कविता को मैंने लिया है। एक काला आदमी, देखिए उसका कालापन बताने के लिए मैंने कितनी काली शाही खर्च की है। इसकी एक एक पंक्ति, एक एक संबोधन का आप आनंद लेंगे, और जो बात आपको अच्छी लगेगी अपनी प्रतिक्रिया तैयारियों से मुझे जरूर देते रहेंगे। एक काला आदमी, बहुत ही काला, काला शाह, सुपर काला, जेट ब्लैक, डबल अफ्रीकन, एल्डर सन ऑफ अमावस, औंधे तवे का ताऊ, पहाड़ी कौवे का परदादा, कोयल संप्रदाय का दादू, बंगाल का काला जादू। क्या बात है, बहुत अच्छे रहेगा। कोयल संप्रदाय का दादू, बंगाल का काला जादू, तारकोल जिसके पैरों में भक्ति भाव से पसरता हो, कोयला जिसका रूप रंग पाने के लिए सदियों तक जमीन के नीचे बैठकर तपस्या करता हो। जिस दिन उस कालानुभाव के दर्शन हुए जमीन थमी रह गई। अब इससे ज्यादा और क्या कहूं, इतना कहने के बाद भी मेरे पास शब्दों की कमी रह गई। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे बात। शादी होते ही माँ बाप को धक्के देकर बाहर निकाल देने वाली औलाद जैसा कपूत, कुल मिलाकर इतना काला जितनी किसी भ्रष्ट नेता की करतूत। कुल मिलाकर इतना काला जितनी किसी भ्रष्ट नेता की करतूत। एक दुकान पर गया, ना शर्म ना हया, बोला फेयर एंड लवली है। दुकानदार ने जैसे ही गर्दन इनकार में हिलाई तो कहने लगा फिर चेरी ब्लॉसमी दे दे, कम से कम चमक तो बनी रहेगी भाई। एक और छोटी सी कविता। घोषणा हुई सांपों की पिटारी बनाओ प्रतियोगिता होगी। घोषणा हुई सांपों की पिटारी बनाओ प्रतियोगिता होगी। आमंत्रित हैं दुनिया भर के प्रतियोगी। खूब प्रतियोगी आए, तरह तरह की पिटारियां लाए। एक बोला पिटारी निर्माण कला में हमारा ऊंचा नाम है। हमारी पिटारी का कमाल है, इसमें एक साथ दर्जन भर सांपों के रहने, खाने और सोने का इंतजाम है। दूसरे ने कहा इससे तो मेरी खास है, इसकी मिनिमम कैपेसिटी 50 है। तीसरा बोला सुनिए सुनिए, इन्हें छोड़िए मेरी को सुनिए, ये तो बेकार ही चिल्लाते हैं भाई साहब, मेरी पिटारी में पूरे 100 आते हैं। इस प्रतियोगिता में मजे की बात ये रही कि इनाम जिसने पाया वह पिटारी बनाकर ही नहीं लाया। अच्छा। इनाम जिसने पाया वह पिटारी बनाकर ही नहीं लाया। अपना हुनर दिखाते हुए बोला चिल्लाते हुए, अरे ये सब तो फालतू में ऐंठते हैं, संसद भवन का मॉडल देखिए 550 बैठते हैं। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। और एक विशेष कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। इस कविता के लिए आपको थोड़ी देर के लिए फिर भारत की वर्तमान परिस्थितियों से जुड़ना पड़ेगा। हालांकि मैं जानता हूं कि हिंदुस्तान आपके दिलों में बसा हुआ है, आप हिंदुस्तान को बेहद प्यार करते हैं, मैं उसको नमन करता हूं। लेकिन जो भारत में चल रहा है और आप इतने अच्छे मन से सुन रहे हैं कविता, हालांकि बहुत मन होता है कि बहुत सारी कविताएं अच्छी अच्छी आपको सुनाऊं, और क्योंकि हमें समय का भी ध्यान रखना होता है तो इस दौर में, कविता के पहले दौर में मैं ये कविता सुनाकर अपना स्थान ले लूँगा। और चूँकि हम जानते हैं हम सारी कविताएं आपको नहीं सुना पाएंगे समय के अभाव में, इसलिए हम तीनों कवियों ने मिलकर, ऋतु जी ने, अरुण जैमिनी जी ने और मेरी
एक मिली जुली सीढ़ी बाहर आपको मिल जाएगी, जिसमें वो कविताएं भी आपको सुनने को मिल जाएंगी जो हम समय के कारण आज यहाँ नहीं सुना पाएंगे। वो रस धमाल नाम से तीनों रसों का प्रतिनिधित्व करती है। वो सीढ़ी आप चाहें तो ले सकते हैं बाद में। इस कविता के लिए मैं कह रहा था, ये खास कविता है साहब। भारत में जो वर्तमान में चल रहा है, आपको थोड़ी देर के लिए जुड़ना पड़ेगा बस, क्योंकि हम तो पिछले 40 दिन से अमेरिका में हैं। जब शुरू में आए थे तो इतना ताज़ा खाना, इतना शुद्ध खाना कि हमारा लीवर ही कहने लगा कि मालिक कहाँ ले आया भाई, हमें तो जैसी आदत पड़ी हुई थी। भारत में जो मिलावट का जो जहर चल रहा है, उसके खिलाफ ये कविता है। मेरा मानना है साहब, दुनिया में कोई आदमी किसी की जान लेता है, वो दुनिया का सबसे घृणित कार्य है। उससे भी ज़्यादा घृणित कार्य है बम विस्फोट करके 150 लोगों को इकट्ठे मार देना। लेकिन जो भारत में मिलावट का खेल चल रहा है, रात दिन अनवरत 24 घंटे जो आतंकवाद चल रहा है मिलावट का, उस आतंकवाद के खिलाफ मेरी ये कविता है, मिलावट की खिलावट। वो आपको सुनाना चाहता हूँ और आपको पहले निश्चिंत कर दूँ कि बिल्कुल सीरियस होने की जरूरत नहीं है। एकदम हास्य रस की कविता है, भरपूर मजा इसमें आपको आएगा। मैं तो बताऊँ आपको, मैं भी आज दिल्ली में जा रहा था एक जगह, मुझे पुलिस कैश पोस्ट पर रोक लिया। कैश पोस्ट? हाँ, मैं चेक पोस्ट इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि वो चेक नहीं लेते थे। उनका तो सीधा काम था, मुझे रोककर मेरा नाम पूछ लिया, मैंने बता दिया वेद प्रकाश। अच्छा, नाम सुनकर उन्हें ये लगा ये कोई बाबा वाबा होगा, क्योंकि बाबा इन दिनों वहां पकड़े ऐसे ही जा रहे हैं जैसे घी के टीन और कनस्तर। तो वहां से मुझे इस कविता की जमीन मिली। हुआ क्या जी, हमारे संस्कारों का पतन इस कदर हुआ कि जो आश्रम हमारे ऋषियों और मुनियों के समझे जाते थे, अंदर झांक के देखा तो वो ऋषि और मुनियों के निकले। क्या बात है, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे भाई। ये स्थिति हुई तब ये कविता बनी। अच्छा, वैसे एक बात मैं और बता दूं, हम हिंदुस्तानियों के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं, हमारी एक आदत बहुत अच्छी है। हमारे ऊपर बड़ी से बड़ी आपदा टूट पड़े, बड़ी से बड़ी विपदा आ जाए, बड़े से बड़ा नुकसान हो जाए, फिर भी हम खुद को तुरंत तसल्ली दे लेते हैं। जैसे मान लो कि किसी को जुकाम हो जाए तो दूसरा कहेगा चल यार ठीक है, जुकाम ही हुआ है, बुखार नहीं हुआ। अच्छा, बुखार हो जाए फिर कह देगा ठीक है चल बुखार ही तो हुआ है, कौन सा स्वाइन फ्लू हो गया। तो ये जो आदत है ना हमारी, आपको पता होगा, वो बाबा रामदेव जी 2 साल पहले रामलीला मैदान से महिलाओं के कपड़े पहनकर निकले, पुलिस ने पकड़ लिए। उनका एक शिष्य बैठा बैठा रो रहा था, बोले बड़ी बेइज्जती हो गई बाबा की, महिलाओं के कपड़ों में पुलिस ने पकड़ लिया। तो साहब दूसरे ने तुरंत तसल्ली दे दी, बोला अरे शुक्र मना पुलिस ने ही पकड़ा, आशाराम ने नहीं पकड़ा। तो लीजिए मित्रों, सुनाता हूं मिलावट की खिलावट, आनंद लें आप इस कविता का। देश के विकास के लिए नई पीढ़ी को नई राह दिखानी थी, वेस्ट से बेस्ट यानी फेंकने वाली चीजें काम में लानी थी, पर लालच के